बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मार्केट्स के 4 डिफरेंट मॉडल्स जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं उनके हवाले से देखेंगे। वो 4 मॉडल्स प्योर कंपटीशन, प्योर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली हैं। जैसे जैसे हम प्योर कंपटीशन से प्योर मोनोपोली की तरफ जाते हैं, एंट्री बैरियर्स वो सख्त होते जाते हैं और कंपटीशन कम से कम होता जाता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इन 4 मॉडल्स के दरमियान, और जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो प्योर कंपटीशन के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी प्योर कंपटीशन में होती हैं। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू होती हैं और मोनोपोली में एक होती है। अगर हम प्रोडक्ट टाइप्स की बात करें तो प्योर कंपटीशन में स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी होमोजीनियस भी हो सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओलिगोपोली में स्टैंडर्डाइज्ड या डिफरेंशिएटेड दोनों तरह के हो सकते हैं, जबकि मोनोपोली में यूनिक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एक ही तरह का होता है, उसका कोई मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होता। प्योर कंपटीशन के अंदर प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, मार्केट डिटरमिन करती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है प्राइसेस के ऊपर, लेकिन वो भी एक नैरो लिमिट के अंदर। जबकि ओलिगोपोली में जो प्राइस कंट्रोल है वो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस पे डिपेंड करता है। वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि एक फर्म अगर प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी कम करके उसको नलीफाई कर सकती है। तो क्लूजन आपस में मिलजुल के अगर वो करेंगे तो हो सकते हैं चांसेस प्राइसेस के ऊपर, जबकि मोनोपोली में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। एंट्री की अगर हम बात करें तो प्योर कंपटीशन में कोई मसला नहीं है एंट्री का, इट्स वेरी इजी, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिलेटिवली इजी है, जबकि ओलिगोपोली में देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ रुकावटें पाई जा सकती हैं। इसी तरह से मोनोपोली में कंप्लीटली बैंड है एंट्री, वो ब्लॉक्ड है। इसी तरह से नॉन प्राइस कंपटीशन जो प्योर कंपटीशन में ऐसा कोई नहीं है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, ट्रेडमार्क्स के ऊपर कंपटीशन हो सकता है। जबकि ओलिगोपोली में काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंडेंस है वो नॉन प्राइस कंपटीशन में होता है, और वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसमें नए नए फीचर्स, नए एट्रीब्यूट्स डाल के प्रोडक्ट को कैची बनाया जाता है। जबकि मोनोपोली के अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग हो सकती है, यानी लोगों तक अवेयरनेस या गवर्नमेंट लेवल पे या बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कंपेन्स और एडवर्टाइजिंग हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, प्योर कंपटीशन में एग्रीकल्चर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये रिटेल ट्रेड्स, ड्रेसेस, शूज़ की जो शॉप्स हैं वहाँ पे पाया जाता है। ओलिगोपोली स्टील मिल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स और बहुत सारी जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, अप्लायंसेज मसलन फ्रिज, एसी, इनमें होता है। जबकि मोनोपोली आमतौर पे लोकल यूटिलिटीज़ जैसे गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की सप्लाई है, तो वो मोनोपोली के अंदर आ सकते हैं। अब हम देखेंगे प्योर कंपटीशन, तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस होता है, और जो फर्म्स हैं दे आर प्राइस टेकर्स, एंट्री और एग्जिट पे कोई मसला नहीं है। प्योरली कंपेटिटिव डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रोड्यूस करना चाहें कर सकती हैं, कम करें वो एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर जितना प्रोड्यूस करें, ज़्यादा या थोड़ा, वही हो सकता है। इसी तरह इसका जो ग्राफ है वो हॉरिजेंटल लाइन होता है, जैसे हमने कहा कि परफेक्टली इलास्टिक। प्योर कंपटीशन के अंदर लॉस मिनिमाइजेशन भी हो सकती है, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल मिनिमम एवरेज वेरिएबल कास्ट से ज़्यादा हो तो जो फर्म है वो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस करेगी। लॉसेस मिनिमम तब हो सकते हैं
जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट बराबर होंगे। यही रूल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो प्रोड्यूसिंग एड्स मोर टू रेवेन्यू देन टू कॉस्ट। तो शट डाउन करने की बजाय प्रोड्यूस करना वो रेवेन्यू में ज्यादा ऐड करता है, जबकि कॉस्ट रेवेन्यू से कम हो सकती हैं शट डाउन के इससे पहले पहले। तो लॉस मिनिमाइजेशन में प्रोड्यूस कर लेना अच्छा है, ना कि बंद कर देना। यहाँ पे हम एक फर्म और इंडस्ट्री का देखेंगे कि प्योर कंपटीशन के अंदर फर्म और इंडस्ट्री कैसे बिहेव करती हैं। तो ये मार्जिनल कास्ट कर्व है, ये एवरेज टोटल कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट है। तो फर्म उस वक्त तक प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक उसकी जो एवरेज वेरिएबल मिनिमम एवरेज वेरिएबल कास्ट है वो मार्जिनल कास्ट से नीचे नीचे हो। तो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कास्ट से ऊपर का जो मार्जिनल कास्ट कर्व है वही उस फर्म का सप्लाई कर्व होता है। तो ये आप देखें 111 पे इस फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू आप ये देख रहे हैं, ये प्राइस है। तो इस पॉइंट पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 यूनिट्स पे। तो इसका ये जो ग्रीन एरिया है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो इसका सप्लाई कर्व यहाँ से शुरू होगा, इससे नीचे वो शट डाउन कर देगी, लेकिन इससे ऊपर ऊपर वो सप्लाई करेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। अब ये एक फर्म है, अब अगर 1000 फर्म्स हों इसी तरह की, तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे 111 की प्राइस पे 8000 यूनिट्स अवेलेबल होंगे, और दूसरी तरफ जो डिमांड है वो भी 8000 की होगी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लॉन्ग रन के अंदर प्योर कंपटीशन में फर्म्स जो हैं वो एक्सपैंड कर सकती हैं या अपनी कैपेसिटी को कंट्रैक्ट कर सकती हैं, या वो एग्जिट कर सकती हैं, या मार्केट के अंदर नई फर्म्स आ सकती हैं। तो यही लॉन्ग रन के अंदर है। अब लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि फर्म्स की एंट्री और एग्जिट वो फ्री है, कोई उसमें मसला नहीं है। इसी तरह से कास्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो क्योंकि जितनी भी फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री में, वो एक ही तरह की कास्ट उनको फेस करना पड़ती हैं। और लॉन्ग रन के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फर्म और एंटर होती है या एग्जिट कर जाती है तो इसकी वजह से रिसोर्सेज इनपुट्स की प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि अगर प्रॉफिट्स आ रहे हों तो नई फर्म्स की एंट्री से प्रॉफिट्स वो कम हो जाते हैं। एंट्री एलिमिनेट्स प्रॉफिट्स क्यों होती हैं? क्योंकि फर्म्स आ रही हैं, सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाती है। अगर लॉसेज हों तो फर्म्स विल लीव, सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। ये ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये सिचुएशन है जब एंट्री की वजह से प्रॉफिट्स एलिमिनेट होते हैं। तो फर्ज करें इस 50 की प्राइस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों, यहाँ पे 100 यूनिट्स एक फर्म सप्लाई कर रही है। लेकिन अगर फर्ज करें प्राइस किसी भी वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस 60 हो जाती है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नई फर्म्स एंटर होंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नई फर्म्स की एंट्री की वजह से प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाता है। फर्ज करें 50 की प्राइस पे ये इक्विलिब्रियम है। अब प्राइस किसी वजह से डिमांड बढ़ने से प्राइस अगर 60 यूनिट $60 हो जाती है तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो नई फर्म्स देखेंगी प्रॉफिट है तो वो मार्केट में एंटर होंगी, जिसकी वजह से सप्लाई S2 हो जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएगी, और कुछ जिसकी वजह से दोबारा इक्विलिब्रियम आप देख रहे हैं नया बनेगा, लेकिन प्राइस दोबारा वो वापस उसी इकोनॉमिक प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट है उस पे चली गई है। तो एंट्री की वजह से जो प्रॉफिट्स हैं
वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी तरह से एग्जिट की वजह से क्या होता है कि लॉसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सिंगल फर्म है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 पे उनको ये नॉर्मल प्रॉफिट इनको मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इसको हम लॉस मिनिमाइजेशन भी कह सकते हैं। तो अगर किसी वजह से डिमांड कम हो जाए, $50 के ऊपर आप देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू ये है, ये एक फर्म है, और अगर ये एक फर्म 100 प्रोड्यूस कर रही है और 100 फर्म हों तो 10,000 आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्री में। तो अगर डिमांड कम होने की वजह से प्राइस फॉल कर जाती है तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो कम होगा, लॉसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एवरी टोटल कास्ट ऊपर है और मार्जिनल रेवेन्यू 40 पे आ गया, तो लॉसेज होंगे। उससे क्या होगा, कुछ फर्म्स जिनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ज्यादा होगी वो मार्केट छोड़ जाएंगी, और जब वो छोड़ जाएंगी तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और दोबारा इक्विलिब्रियम वो एस्टेब्लिश हो जाएगा उसी प्राइस पे, तो लॉसेज फिर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए एग्जिट की वजह से लॉसेज एलिमिनेट हो जाते हैं। अब प्योर मोनोपोली को अगर हम देखें तो इसमें सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, एक ही तरह का प्रोडक्ट है, जैसे रेलवे है, बिजली है, पानी है। दे आर प्राइस मेकर, उनका फुल कंट्रोल होता है प्राइसेस पे। एंट्री ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से कौन से बैरियर्स हैं एंट्री ब्लॉकेज के, वो हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, ये लीगल बैरियर्स हैं, और कंट्रोलिंग इसेंशियल रिसोर्सेज। तो कुछ मोनोपोलीज होती हैं जो इसेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल में रख लेती हैं, तो नई फर्म्स का एंटर होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे पाकिस्तान रेलवे है तो उनके पास जितने रेलवे ट्रैक्स हैं उनके पास हैं, कोई और फर्म नहीं ले सकती। इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन हो सकता है, मसलन पब्लिक रिलेशनिंग, और इसमें एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है टू इंक्रीज डिमांड। तो आप देखते हैं रेलवे में वो पब्लिक रिलेशनिंग भी करते हैं और एडवर्टाइज भी करते हैं जब नई कोई ऑफर आती है। तो ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, जैसे जैसे आप फर्म साइज बड़ा करते हैं आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम से कम हो जाती है। अब ये 3 फर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। एक फर्म है जिसने 200 यूनिट बना रहे हैं और उसको एक यूनिट 10 रुपए में पड़ रहा है, उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। तो यही 200 यूनिट अगर 2 फर्म्स बनाएं तो उनको एक यूनिट 15 रुपए में पड़ेगा। तो एक फर्म का होना वो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से एडवांटेज है कि वो 10 वाली चीज 11 में भी बेच सकती है। लेकिन अगर 2 फर्म्स आ जाएं या 4 फर्म्स हों, ये 4 हों तो 50 यूनिट के लिए हर यूनिट पे $20 खर्चा हो रहा होगा। तो अब ये जो 4 फर्म्स हैं वो इस एक के साथ compete नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये 11 में भी बेच सकता है, 10 में भी बेच सकता है, लेकिन ये इससे कम प्राइस पे, 20 से कम प्राइस पे नहीं बेचेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा बैरियर है मोनोपोली मार्केट में नई फर्म्स के एंटर होने के लिए। जो मोनोपोली डिमांड है उसमें हम अगर देखें तो जो मोनोपोलिस्ट है, क्योंकि सिंगल फर्म है तो वही इंडस्ट्री भी है, और इसका जो डिमांड कर्व है मोनोपोली डिमांड कर्व वो मार्केट डिमांड कर्व होता है, और इसका जो डिमांड कर्व है वो डाउन स्लोपिंग होता है और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम है और ये प्राइस मेकर है, और जो मोनोपोलिस्ट है वो इलास्टिक रीजन में अपनी प्राइस सेट करता है डिमांड कर्व पे। मसलन ये आप देखें तो ये डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्ट का, तो ये डिमांड कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड कर्व से या प्राइस से कम होता है। ये इस साइड वाला ये इलास्टिक रीजन है, ये इन इलास्टिक रीजन है। तो आप देख सकते हैं इलास्टिक रीजन में जब तक मोनोपोलिस्ट ऑपरेट करता है उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, लेकिन अगर वो इस रीजन में कोई प्राइस सेट कर दे तो उसको
उसका टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा और नुकसान भी हो सकता है। तो मोनोपोलिस्ट हमेशा जो प्राइस है वो इस रीजन के अंदर सेट करेगा, यानी अब इसमें इलास्टिक रीजन डिमांड करके इलास्टिक रीजन में सेट करेगा। तो यहां से ऊपर इस पॉइंट से ऊपर, क्योंकि इससे नीचे आएगा तो प्राइस आगे चली जाएगी, तो इस पॉइंट से ऊपर वो प्राइस सेट करेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि देयर आर रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, इजी एंट्री और एग्जिट है, और नॉन प्राइस कंपटीशन है, मसलन एडवर्टाइजिंग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इंडस्ट्रीज की कंसंट्रेशन मेजर रोल प्ले करती है, और इसको हम मेजर करते हैं 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो के। तो 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो क्या है? ये है परसेंटेज ऑफ सेल्स बाय 4 लार्जेस्ट फर्म्स। तो इंडस्ट्री में जो 4 बड़ी फर्म्स हैं उनकी सेल्स को हम 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो कहते हैं। इसको हम ये फार्मूला भी दिया हुआ है, आउटपुट ऑफ 4 लार्जेस्ट फर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री। दूसरा तरीका है कंसंट्रेशन रेशियो को मेजर करने का, हर्फिंडाल इंडेक्स, और ये हम फाइंड करते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्ड मार्केट शेयर, यानी हर फर्म का जो शेयर है उसकी स्क्वेयर लेके। तो परसेंटेज S1 का मतलब है परसेंटेज शेयर ऑफ फर्म 1 रेज टू पावर 2 प्लस परसेंटेज शेयर ऑफ फर्म 2 रेज टू पावर 2, और इसी तरह जितनी फर्म्स हैं उनका परसेंटेज शेयर का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर लेंगे तो हर्फिंडाल इंडेक्स आ जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिमांड जो है इसमें हाईली इलास्टिक होती है। इसमें शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं एट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन के अंदर इनको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और लॉन्ग रन में एंट्री और एग्जिट ही पॉसिबल है, और कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने बात की कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। तो जो फर्म्स हैं वो प्राइस, प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग को कॉन्स्टेंटली मैनेज करते हैं। तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, उतना ज़्यादा उनकी सेल्स हो सकते हैं। तो इसका फ़ायदा कंज्यूमर को भी होता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चॉइसेस, वैरायटी आ जाती है, और अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, टाइप्स एंड स्टाइल्स, ब्रांड्स एंड क्वालिटी। तो कंज्यूमर भी इससे बेनिफिट कर सकता है। ओलिगोपोली थर्ड वन है हमारे पास, 4th मॉडल है मार्केट का। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर होते हैं। इसमें होमोजीनियस ओलिगोपोली भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली भी हो सकती है, और यहाँ पे ओलिगोपोली में प्राइस के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल होता है। एंट्री बैरियर्स भी हैं, और मर्जर्स के भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं। मर्जर्स का मतलब है कि छोटी छोटी या 2-3 फर्म्स आपस में मिलके एक फर्म बना लेते हैं। जो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें 4 फर्म कंसंट्रेशन आमतौर पे 40% या इससे ज़्यादा हो तो उसको हम ओलिगोपोली कह सकते हैं। ये जो मार्केट्स हैं लोकलाइज्ड हैं, और इंटर इंडस्ट्री कंपटीशन इसमें हो सकता है, इंपोर्ट कंपटीशन भी होता है, और डोमिनेंट फर्म्स का रोल ज़्यादा होता है ओलिगोपोली की सक्सेस के अंदर। ओलिगोपोली बिहेवियर में स्ट्रेटेजिक बिहेवियर आमतौर पे होता है। उसमें क्या है कि जो बड़ी, चूंकि ये फ्यू फर्म्स होती हैं तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। एक अगर प्राइस या आउटपुट कम या ज़्यादा करती है तो दूसरी फर्म भी उसी को फॉलो करती है या उसके उलट चल पड़ती है। कोलूजन में है कि वो आपस में मिल के प्राइस और आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं, और इसकी जब वो आपस में मिल के या आपस में इंटरडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर ये भी चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे को चीट भी करें। प्राइस अगर कम पे वो उन्होंने एग्री किया है
तो एक फर्म ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती है या उससे और कम करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा भी सकती है। तो ये इस तरह की चीज़ें गेम थ्योरी के अंदर आमतौर पे ये फॉलो की जाती हैं। तो ये है गेम थ्योरी ओवरव्यू आपके सामने के हम दो फर्म्स ले रहे हैं, फर्म ए और फर्म बी। तो इनके पास दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, हाई लो दोनों फर्म्स। तो हर एक स्ट्रेटजी का अपना पे ऑफ मैट्रिक्स है। तो जब ये आपस में मिलजुल के काम करें तो ज़्यादा प्रॉफिट्स आने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी जो है ये हाई प्राइस स्ट्रेटजी है, इसमें दोनों फर्म ज़्यादा प्राइस लें तब भी इनको प्रॉफिट है। या यहाँ पे अगर हम देखें तो लो प्राइस स्ट्रेटजी में भी दोनों फर्म्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वल हैं और ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हाई लो आप देखें, यहाँ पे देखें जो फर्म ए है वो अगर ज़्यादा प्राइस की स्ट्रेटजी लेती है और फर्म बी वो लो प्राइस, तो इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। 12 और 24, ये 24 बिलियन डॉलर्स आप कह लें या $24, लेकिन हाई लो करेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी लो हाई के साथ टोटल प्रॉफिट कम हो रहा है। तो दूसरी स्ट्रेटजी है कि वो हाई की बजाय लो, दोनों लो कर ले। लेकिन अगर वो आपस में इंटरडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं तो इसमें आपस में वो चीट करने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये देखिए लो के साथ अब लो से हाई की तरफ जाएं या हाई से लो, लेकिन आपस में ये क्लूड करेंगे, आपस में वो आपस में एक कार्टेल बना के एक दूसरे को ये बता के हम प्राइस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ इनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सकता है। ओलिगोपोली के 3 मॉडल्स होते हैं, एक को हम किंग डिमांड कर्व कहते हैं, दूसरे को एक्सक्लूसिव प्राइसिंग कहते हैं और तीसरा है प्राइस लीडरशिप। इसकी वजह इन मॉडल्स की ये है कि ओलिगोपोलीज में काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है और जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो किंग डिमांड थ्योरी में क्या होता है, इसमें नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली होती है। इसमें जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं वो उनका आपस में कोई राब्ता नहीं होता। तो हर एक फर्म इंडिपेंडेंटली वो प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजंस ले रही होती है और उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट राइवल्स रिएक्शंस। तो राइवल्स के रिएक्शन के बारे में कोई आपको यकीन नहीं होता फर्म्स को। तो राइवल्स वो दे कैन मैच एनी प्राइस चेंज। अगर एक फर्म ने प्राइस कम की है तो दूसरी भी कम कर सकती है, या दूसरा ये ऑप्शन भी है कि प्राइस अगर एक फर्म ने बढ़ाई है तो दूसरी वो ना बढ़ाए। तो राइवल्स कैन इग्नोर प्राइस चेंज और दे कैन फॉलो प्राइस चेंज। तो अगर हम कंबाइंड स्ट्रेटजी अगर अज्यूम करें तो वो क्या है, दोनों प्राइस रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं या इग्नोर प्राइस इंक्रीजेस। वो प्राइस रिडक्शन को मैच कर सकते हैं और अगर प्राइस बढ़ती है तो उसको इग्नोर कर सकते। अगर एक फर्म ने प्राइस कम की है तो ये भी कम कर देगी, लेकिन अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ाई है तो दूसरी फर्म इसको इग्नोर करेगी, वो कम प्राइस पे अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करेगी। तो ओवल्ट क्लूजन होता है कि जो सबको नजर आ रहा हो, कार्टेल इसकी एक एग्जांपल है। तो कार्टेल होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स और नेशंस दैट क्लूड। तो इसमें क्या होता है, दे फॉर्मली एग्री टू द प्राइस एंड आउटपुट लेवल्स। तो क्लूजन जो है या कार्टेलाइजेशन, ये बहुत सारे मुल्कों में ये बैंड है, ये इलीगल है। और ओपेक आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक एग्जाम्पल है ओलिगोपोली की। प्राइस लीडरशिप मॉडल ये ओलिगोपोली का मॉडल है। इसमें क्या होता है कि एक मेजर फर्म, डोमिनेंट फर्म, वो इनिशिएट करती है प्राइस चेंज को और जो दूसरी छोटी फर्म्स हैं वो उसको फॉलो करती हैं और दे यूज लिमिट प्राइसिंग टू ब्लॉक एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। तो वो प्राइसिंग को लिमिट के तौर पे, एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे
दूसरी फर्म्स की एंट्री को रोकने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे प्राइस वार्स शुरू हो सकती हैं। ओलिगोपोली में एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। दे कम्पीट थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, और इसकी वजह ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट है या एडवर्टाइजिंग है वो इतनी आसानी से डुप्लीकेट नहीं हो सकती जितनी आसानी से प्राइस चेंज हो सकती है। मतलब प्राइस अगर एक ने 10% बढ़ाई है तो दूसरी कम भी कर सकती है, फर्म ज़्यादा भी कर सकती है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो खर्चा और जो नेचर है, जो उसकी कंटेंट है, वो इतना आसानी से आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो जो ओलिगोपोलीज हैं दे आर फाइनेंशियली एबल टू एडवर्टाइज। एडवर्टाइजिंग के काफ़ी इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि इसकी वजह ये है कि ये एक लो कास्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। ये कंपटीशन बढ़ाती है, इट स्पीड्स अप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और दे हेल्प इन ऑब्टेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये फर्म्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हासिल करने में हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।